तो पिछला जो तरीके पार्ट वन मान लीजिए, चैप्टर काफ़ी बड़ा चैप्टर है, काफ़ी सारे टॉपिक आ जाते हैं। तो उसका जैसे पार्ट वन मान लीजिए, उसमें हमने एक्सप्लेन किया था या मैंने आपको समझाया था किसके बारे में, एक तरीके से जो सेलुलर एडेप्टेशन और इसके अलावा जो सेलुलर इंजरी था उसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था। कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, थोड़ा बहुत रिवाइज कराया था मैं। एक तरीके से एट्रोफी में क्या होता है, हमारा सेलुलर साइज होता है वो डिक्रीज होता है। हाइपरट्रॉफी में क्या होता है, हमारा सेलुलर साइज होता है वो इंक्रीज हो जाता है। हाइपरप्लेजिया में क्या होता है, साइज सेम रहता है लेकिन नंबर इंक्रीज हो जाता है। और उसके अलावा होता है कि मेटाप्लेजिया में क्या होता है, तो एपिथेलियम का चेंज हो जाता है। एक तरीके से वन एपिथेलियम दूसरी टाइप की एपिथेलियम में चेंज हो जाती है। ये सेल इंजरी में मैंने देखा था, इरिवर्सिबल सेल इंजरी है, उसमें प्राइमरी मैग्नेटिक इंटीग्रिटी जो होती है इस तरीके से बनी रहती है, उसका कोई बैकग्राउंड नहीं होता। जिसमें क्या है, बस उसमें जो सोडियम पोटेशियम पंप का फेलियर हो जाता है, जिसके कारण वाटर एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो जाएगा, इस तरीके से सोडियम ज़्यादा हो जाएगा, जिससे करके हमको ब्लैविंग देखने को मिल जाती है। उसके अलावा क्या कहते हैं, हमको फूली भी देखने को मिलेगी, थोड़ी सी स्वेलिंग देखने को मिलेगी, सेलुलर स्वेलिंग। उसके अलावा जो कि एक तरीके से माइटोकॉन्ड्रियल लेवल में भी एक तरीके से एटीपी कम हुआ था, तो जिसके कारण करके जो कैल्शियम जो होता है उसका एक्यूमुलेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जो कि एक तरीके से दोनों चीज़ों में होती है। उसमें इरिवर्सिबल रिवर्सिबल में, इरिवर्सिबल में धुरी ज़्यादा देखने को मिलती है, उसमें धुरी कम देखने को मिलती है। इसमें क्या कहता है, माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी देखने को मिलती है। उसके अलावा बात करके चले इस तरीके से इरिवर्सिबल सेलुलर इंजरी में क्या होता है, तो इरिवर्सिबल सेलुलर इंजरी में जो देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है, हमको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ब्रेक डाउन देखने को मिलता है, जिसके कारण जो प्रोटीन के कंटेंट होते हैं, साइटोप्लाज्मिक एंजाइम वगैरह होते हैं, वो लीक आउट करने लग जाते हैं, जो एक तरीके से काफ़ी बार मार्कर के उसमें यूज़ किए जाते हैं। जो मार्कर हमने पढ़े थे एक तरीके से बायोकेमिस्ट्री में, वो क्यों देखने को मिलते हैं, वो इसी कारण देखने को मिलते हैं, कोई कंटेंट होते हैं वो लीक आउट करने लग जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा बात करके चलें इसमें और क्या देखने को मिलता है, उनको जो भी प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो होते हैं एक तरीके से उसका एक्टिवेशन देखने को मिलता है, चाहे वो लाइसोसोमल एंजाइम हुआ, वो लाइसोसोम जो होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और जो सेलुलर डाइजेशन स्टार्ट कर देती है। उसके अलावा न्यूक्लियस एंजाइम का एक्टिवेशन हो जाता है, जिसके कारण क्या देखने को मिलता है हमको, इस तरीके से न्यूक्लिक एसिड वगैरह उसके कंटेंट होते हैं, उसका डाइजेशन देखने को मिलता है, जिसके कारण क्या होता है हमारा, तो जिसके कारण क्या होता है हमारा तीन कंडीशन देखनी होती है, पाइकोनोसिस, कैरियोरेक्सिस और कैरियोलाइसिस। तो एक तरीके काफ़ी लंबा रिवीजन हो गया, ठीक है, छोटे मोटे की जगह। तो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हमारा एक तरीके से इरिवर्सिबल सेलुलर इंजरी, मतलब इरिवर्सिबल सेलुलर इंजरी में ना नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस। तो पहला टॉपिक रहेगा हमारा एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस में बात करें तो क्या चीज़ होती है, ये उससे कैस्पेस डिपेंडेंट प्रोग्राम सेल डेथ है। एपोप्टोसिस के केस में सबसे बड़ी चीज़ आपको ये चीज़ लेनी है, क्या है ये, इस तरीके से हमारे प्रोग्राम सेल डेथ। प्रोग्राम सेल डेथ है, ये पता होना चाहिए। मैकेनिज्म कैसे काम करती है प्रोग्राम सेल डेथ की वगैरह, ये चीज़ पता होना चाहिए आपको। तो इसमें जो हमारे आते हैं एक तरीके से, इसमें दो पाथवे चलते हैं, एक होती है हमारे एक्सटेंसिव पाथवे और एक होती है मेन इंटेंसिव पाथवे। ये हाँ, ये किस किस जगह देखने को मिलेगा आपको ये भी पता होना चाहिए थोड़ा सा। तो ये देखने को मिलेगा हमको जब भी एक तरीके से जो कंडीशन चल रही होंगी, जैसे कि हमारा एम्ब्रियोजेनेसिस में काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय किया जाता है, उसकी बात आती है। उसके अलावा जैसे कि हमारा जो सेलुलर लेवल पे काम करते हैं, नेचुरल किलर सेल जो काम करती है हमारी NK सेल, वो कैसे काम करती है, तो वो भी इसमें बात की जाए, वो काम करती है परफोरिन जाइमोजिन B पाथवे से काम करती है। और उसके अलावा जो हमारा जो एक तरीके से एक्सटेंसिव पाथवे से कौन काम करता है, तो एक्सटेंसिव पाथवे से मैं बता दूँ तो एक तरीके से उसमें भी कुछ काम करती है। तो वो जैसे इन्फेक्शन वगैरह जो होता है एक तरीके से वो काम करता है, या एक तरीके से ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर जो होता है एक तरीके से वो काम करता है ये। इसके अलावा जो हमारा इंटेंसिव पाथवे जो मेन रहता है उससे कौन कौन काम करता है, वो हमारा एम्ब्रियोजेनेसिस में काम आता है, एम्ब्रियोजेनेसिस के टाइम पे ये। इस प्रकार हमारा सिस्टम जो होता है वो काम करेगा। जो इसमें मेन फाइंडिंग है बता दूँ तो वो देखने को मिलेगी हमको, ऐसे DNA स्टेप लेटर पैटर्न देखने को मिलेगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में।
ये टेस्ट जो होता है मतलब जो हमारा ये हॉलमार्क जो होता है इस तरीके से वो स्टेप लेडर पैटर्न है। एक तरीके से हम जैव इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे ये। और स्टेनिंग के नाम से एनॉक्सिन वी स्टेनिंग जो होती है वो यूज की जाती है ये। इसमें मैं बताऊँ प्रोग्राम सेल डेथ है। उसके अलावा क्या है स्टेप लैडर पैटर्न देखने को मिलता है। उसके अलावा क्या करते हैं हमको सेलुलर साइज डिक्रीज हो जाता है इंक्रीज, लेकिन क्या है कि सेलर के मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी जो होती है इस तरीके से बनी रहती है। स्टेप लैडर पैटर्न देखने मिलता है। उसके अलावा एनॉक्सिन वी स्टेनिंग नो सेल मेम्ब्रेन डैमेज मिलता है, कुछ सेल मेम्ब्रेन का डैमेज देखने में नहीं मिलेगा। जैसे अंतर होता है उसमें लिख सकते हैं आप, सेल मेम्ब्रेन का डैमेज नहीं मिलेगा, उसमें मिलता है नेक्रोसिस में। उसके अलावा क्या कहते हैं नो इन्फ्लामेशन, कोई भी इन्फ्लामेशन जो होता है हमारे इन्फ्लामेटरी रिएक्शन है वो देखने में नहीं मिलेगी, नो इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। ये क्रोमेटिन कंडेंसेशन जो होता है वो इस तरीके से देखने को मिल सकता है आपको। ये जो हमारे ज़्यादातर जो केस में जो होता है सेलुलर साइज जो होता है वो इंक्रीज मैं सेलुलर साइज जो होता है वो डिक्रीज देखने को मिलता है। तो मोस्ट केस जो होता है तो वो क्या होता है डिक्रीज करता है सेल साइज। तो ये तरीके से ये हमारे हॉलमार्क हो गए एपोप्टोसिस के। अब हम बात करते हैं कि मैकेनिज्म की किस किस में देखने को मिलता है। तो इसके मैकेनिज्म जो होते हैं इस तरीके से 3 मैकेनिज्म होती है। एक होती है हमारा एक इंट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे, और एक होता है हमारा एक तरीके से जाइमोजन या एक तरीके से मतलब परफोरिन या एक तरीके से ग्रेनम बी पाथवे। एक तरीके से जाइमोजन तो कुछ नहीं होता, तो इसलिए परफोरिन या ग्रेनम बी पाथवे है। सबसे पहला जो पैटर्न स्टार्ट कर रहे हैं वो कहते हैं हम इंट्रिंसिक पाथवे से। इंट्रिंसिक पाथवे जो होता है उसमें हमारा क्या चीज़ रहती है वो ये चीज़ याद रखना, उसमें एम्ब्रियोजेनेसिस के टाइम में देखने को मिलता है सिस्टम एम्ब्रियोजेनेसिस। इसमें होता है क्या ये पता होना चाहिए। इसमें होता है कि इस तरीके से जब भी एक्टिवेशन हो जाता है, मतलब एक्टिवेशन तो कई बार कर रहा हूँ मैं, इस तरीके से ग्रोथ फैक्टर जो होते हैं इस तरीके से किसी भी चीज़ के कम हो जाते हैं, ज़्यादातर ग्रोथ फैक्टर में कमी आती है। जिसमें 2 चीज़ें रहती है, एक तरीके से हमारा एक जैसे बैक्स हुआ और इसके अलावा BAK हुआ। ये क्या होता है इस तरीके से प्रो एपोप्टोपिक होता है, ये पता होना चाहिए आपको, प्रो एपोप्टोपिक। उसके अलावा BCl2 जो हुआ हमारा वो कैसे रहता है हमारा BCl या BCl2 या BCl एक्सटेल का जाता है, वो कैसा रहता है हमारा एंटी एपोप्टोपिक रहता है। जो कैंसर वगैरह जो भी कंडीशन होगी ट्यूमर में, हम जैसे मैंने हेमेटोलॉजी लेक्चर लिए थे आपको पता होगा, BCl2 वगैरह के बारे में बताया था कि किस प्रकार काम करता है क्या नहीं करता। हम चर्चा करेंगे जब सेल डेथ की बात करेंगे एपोप्टोसिस की, तो अब उसकी चर्चा कर रहे हैं। यदि आपने याद रखा है तो आप होशियार आदमी है। चलो तो मैं एंटी एपोप्टोपिक है ये ग्रोथ फैक्टर कम होता जाता है। जैसे इसमें एम्ब्रियोजेनेसिस में किसी भी चीज़ का हर चीज़ का ग्रोथ फैक्टर चलेगा, कुछ चीज़ ग्रो करेंगे कोई नहीं करेंगे, तो स्पेसिफिकली कुछ चीज़ों के लिए ग्रोथ फैक्टर नहीं काम कर रहा है, जिसके कारण क्या होता है हमारा BCl जो 2 होता है उसका इनएक्टिवेशन हो जाता है, BCl2 इनएक्टिवेशन, और एक तरीके से BAX का एक्टिवेशन हो जाता है। हाँ BAX है BAK जो होती दोनों भी लिख सकते हैं, BAX है BAK, उनका इनएक्टिवेशन हो जाता है। ये क्या करते हैं इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रियल परमेबिलिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल परमेबिलिटी, माइटोकॉन्ड्रियल परमेबिलिटी बढ़ती है तो क्या होता है हमारा साइटोक्रोम C जो होता है इस तरीके से वो किस में देखने को मिलता है हमको, प्लाज्मा में देखने को मिलता है। इस तरीके से प्लाज्मा साइटोप्लाज्म में, साइटोक्रोम में यदि साइटोक्रोम C बढ़ेगा तो क्या डेवलप होगा साइटोक्रोम C, तो वही तरीके से कैस्पेस, तो वो क्या करता है कैस्पेस वाली प्रक्रिया में स्टार्ट हो जाता है। कैसे स्टार्ट होता है
इसकी बात है। तो वो साइटोक्रोम सी लास्ट में कहता है APAF को एक्टिवेशन करने का पता, APAF एक्टिवेशन करने का काम करता है साइटोक्रोम सी। APAF1 जो होता है वो करता है हमारा कैस्पेस का एक्टिवेशन। कैस्पेस 9 याद रखना, प्रॉपर नंबर याद होना चाहिए। कैस्पेस 9 इसमें एक्टिवेट होता है। कैस्पेस 8 और 10 किस में एक्टिवेट होता है? हमारे इस तरीके से एस्ट्रेजेक पाथवे में। कैस्पेस 9 फिर एक्टिवेट करता है किसको? हमारे इस तरीके से कैस्पेस 3, 6, 7 और वो एक तरीके से प्रोटीज एंडोन्यूक्लियस वगैरह को एक्टिवेट कर देते हैं। डीएनएज वगैरह जो होता है उसको एक्टिवेट करते हैं इस तरीके से। उसके बाद तो सेम मैकेनिज्म चलती है उसमें कैप्सिड 9 के बाद जो हमारी एक तरीके से कैप्सिड 3, 6, 9, 3, 6, 7 जो होते हैं वो क्या करते हैं इस तरीके से, वो इस तरीके से डीएनएज जो होता है डीएनए वाला जो सिस्टम होता है उसको एक्टिवेट करते हैं। उसके क्या है डीएनए क्लम्पिंग हो जाती है, डीएनए क्लेवेज हो जाता है। ये मेरे प्रोटीलाइसिस है, आपको स्टेप याद रखने नहीं तो याद रखनी है। और 3, 6, 7 से तो बता रहे हैं ना, प्रोटीलाइटिक एंजाइम जो होता है उनका एक्टिवेशन हो जाता है। एक्सट्रिंसिक वाला जो सिस्टम बात कर रहे हैं उसमें कितना करना पड़ेगा? एक्सट्रिंसिक जो वाला सिस्टम जो देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है हमारे ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर के द्वारा देखने को मिलता है। ये इसमें क्या होता है? ट्यूमर नेक्रोसिस में होता है, ट्यूमर नेक्रोसिस मतलब ट्यूमर को इस तरीके से कम वगैरह करने का काम आता है। ट्यूमर वगैरह जो होती है ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर चलते हैं ताकि सेल की आउटग्रोथ नहीं हो जाता ये। तो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर के कारण क्या होता है? जो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर ये होता है सीधे बाइंड करें ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, जिसको हम कह देते हैं इस तरीके से फास्ट लिगेंड, फास्ट लिगेंड भी कह देते हैं फास्ट लिगेंड। वो क्या करता है? बाइंड करता है किससे? फास्ट के रिसेप्टर से बाइंड करता है रिसेप्टर से। रिसेप्टर इसी का ही होगा, पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है। तो TNF अल्फा या फास्ट लिगेंड का रिसेप्टर होता है, उससे बाइंड करता है। बाइंड करने से क्या होता है हमारा एक तरीके से फैट का एक्टिवेशन हो जाता है। फैट का एक तरीके आसपास हमारा उसके के एक्यूमुलेशन हो जाता है। जैसे ये एक तरीके से यहाँ से जुड़ा इस तरीके से तो फैट होगा इस तरीके से आसपास में संगठन सा बना देगा उसमें। तो इस तरीके का क्या हो जाता है? एक्टिवेशन ऑफ किसका होता है? फैट का। ये ध्यान रखना, फैट का एक्टिवेशन हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है हमारा फिर लास्ट में किसका एक्टिवेशन होता है? हमारा कैप्सिड 8 का एक्टिवेशन होता है। कैप्सिड 8 के एक्टिवेशन से क्या होता है हमारा लास्ट में ये चीज़ काम करती है। तो ये चीज़ लास्ट में आते हैं प्रो एंजाइम ए वाले पे। प्रो एंजाइम और प्रो एंजाइम क्या बोल रहा हूँ यार, बार बार क्या आता है प्रो एंजाइम क्या? परफोरिन एट जाइमोजन बी। परफोरेट जाइमोजन बी में क्या काम करता है? ये इस तरीके से इम्यून सेल होती है, साइटोटॉक्सिक टी सेल और नेचुरल किलर सेल होते हैं। वो क्या करते हैं हमारा एक तरीके से पोर बनाने का काम करती है जाइमोजन बी के लिए, जो कि क्या है हमारे एक तरीके से टारगेट सेल में एंटर कर जाते हैं। ये जिस प्रकार हमारा सिस्टम काम करता है। क्योंकि लास्ट में काम सिंपल ही रहेगा उसका। एक तरीके से मैंने बताया डीएनए वगैरह का एक्टिवेशन रहता है। ये किस में देखने को मिलता है? ये मैकेनिज्म किस में देखने को मिलता है? ये चीज़ ध्यान रखना, नेचुरल किलर सेल है। और किस में देखने को मिलेगा हमारा? इसे साइटोटॉक्सिक टी सेल। ये तरीके से उनमें कुछ क्षमता होती है इस तरीके से प्रोसेस करने की, इसे डाइजेशन करने की, कुछ भक्षण करने की कहते हैं। इधर नॉर्मल 12th भाषा में सुना वो भक्षण करते हैं। तो ये सिस्टम कैसे काम करता है? परफोरेशन जाइमोजन बी के द्वारा काम करते हैं, जो कि क्या कराते हैं? फॉर्म पोर करते हैं तरीके से। ये जो सेल होती है ये पोर फॉर्म करने का काम करती है। पोर इन किन में क्या होता है एक तरीके से टारगेट सेल में, और टारगेट सेल में पोर फॉर्म को क्या कहते हैं? रिलीज करते हैं। जैसे परफोरिन या जाइमोजन बी को रिलीज, परफोरिन क्या कहते हैं?
मतलब ग्रेजाइमोजन भी नहीं होता, ग्रे एंजाइम भी होता है यार, खोलने में गलत आ रहा है, ग्रे एंजाइम ये, जिसके कारण क्या लास्ट में ये चीज़ होती है, इसे डीएनए वगैरह एक्टिवेशन होती है और क्लम्पिंग वगैरह देखने में मिलती है। ये फ्यूचर में थोड़ी देर और चीज़ें बता दूँ पायरोपोप्टोसिस और नेक्रोपोप्टोसिस के बारे में। ये इसके बारे में पूछा जाता है, नेक्रोपोप्टोसिस के बारे में मुझे ध्यान था, सेमेस्टर में बड़ा क्वेश्चन आया था, तो इसलिए मैं आपको बताऊंगा, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और मेरे पेपर में आया था। तो क्या कहीं आएगा क्या नहीं आएगा मुझे पता नहीं है। ये चलो ये सेकंड हो जाए थोड़ी देर। तो हम दो प्रकार के और एपोप्टोसिस के बारे में बात करेंगे, पायरोपोप्टोसिस और एक होता है नेक्रोपोप्टोसिस, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पायरोपोप्टोसिस में बात करें तो ये मैकेनिज्म की जाती है हमारे बैक्टीरिया वगैरह के द्वारा, इन्फ्लाम जो कि क्या करते हैं, इन्फ्लामेशन का एक्टिवेशन करते हैं एक तरीके से। ये जैसे कोई भी हमारा इन्फेक्शन वगैरह हुआ हमें, तो इस तरीके से शुरुआत में हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ मैकेनिज्म काम करती है इस तरीके से डिफेंस में, तो वो किस प्रकार काम करती है उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो उसमें हम क्या होता है हमारा, उसमें नोड-अलाइक रिसेप्टर होते हैं जो कि क्या करते हैं एक तरीके से हमारा इन्फ्लेमेशन का एक तरीके से बन जाता है, इन्फ्लेमेशन एक्टिवेशन होता है और रिलीज किया जाता है इंटरल्यूकिन 1, जो इंटरल्यूकिन 1 जो होता है, इसलिए ये चीज़ ध्यान रखना, फीवर करने का काम करता है। ठीक है, हालांकि इसमें हम इम्यूनिटी में डिस्कस कर सकते थे लेकिन फिर भी ठीक है। चलो कहते हैं पायरो एपोप्टोसिस। पायरो एपोप्टोसिस में क्या होता है हमारा, इस तरीके से कोई इन्फेक्शन आया, इन्फेक्शन जो है हमारा बैक्टीरिया हो गया या वायरस हो गया, बैक्टीरिया या वायरस है, वो क्या करता है, इसलिए सेल जो होते हैं, सेल पर क्या कहते हैं नोड-अलाइक रिसेप्टर होते हैं, उससे वो उसके कारण क्या उसका एक्टिवेशन हो जाता है। एक्टिवेशन से क्या होता है हमारा इस तरीके से कि इन्फ्लेमेशन बनने का काम करता है, इन्फ्लेमेशन फॉर्मेशन हो जाते हैं, जिसके कारण क्या रिलीज होता है, इंटरल्यूकिन 1 रिलीज होता है, क्योंकि क्या करता है इस तरीके से हमारे फीवर करने का काम करता है। और उसके अलावा हमारा दो चार फैक्टर याद रखना है हमारे, उसके अलावा कैप्सेज 2 भी रिलीज होता है। जैसे इन्फ्लेमेशन तो क्या होता है कैप्सेज 1 के कारण रिलीज होता है, इसके अलावा कैप्सेज 2 भी रिलीज होता है, जो कि किस तरीके से क्या करता है डेथ, सेल डेथ करने का मतलब सेल डेथ। ये तो इस प्रकार हमारा काम करता है इस तरीके से पायरोपोप्टोसिस का मेन चीज़ को ये याद रहे, इन्फ्लेमेशन मेटेड नोड-अलाइक रिसेप्टर फीवर, सेल डेथ याद रखें नहीं रखें कुछ नहीं है उसको। ये फिर आते हैं हमारा नेक्रोपोप्टोसिस। नेक्रोपोप्टोसिस में क्या देखने को मिलता है, नेक्रोपोप्टोसिस में नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस दोनों देखने को मिलते हैं। अभी कैसे देखने को मिलता है, जो हमने मैकेनिज्म बात करी थी उसमें क्या सिस्टम काम कर रहा था, जो ट्यूमर नेक्रोसिस वाला फैक्टर जो था, किसमें था, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर जो था वो इस तरीके से बाइंड कर रहा था हमारे रिसेप्टर से। रिसेप्टर में इसे बाइंड करने से क्या हो रहा था इस तरीके से ट्यूमर नेक्रोसिस, जो हमारा क्या है इसमें जो होता है हमारा RIP1 कॉम्प्लेक्स जो होता है उसका एक्टिवेशन हो जाता है। ठीक है, जो कहता है एक्टिवेशन किसका, RIP1 कॉम्प्लेक्स का जो होता है एक तरीके से एक्टिवेशन हो जाता है। RIP1 कॉम्प्लेक्स का एक्टिवेशन हो जाता है, तो इसके कारण क्या होता है, ये RIP1 जो होता है वो RIP3 से बाइंड कर लेता है, RIP1 RIP3 कॉम्प्लेक्स बनाने का काम करते हैं। ये RIP3 कॉम्प्लेक्स क्या करता था, RIP3 कॉम्प्लेक्स जो होता है एक तरीके से उस केस में ये कि यदि वो कैसे एक को एक्टिवेट कर दे, एक तो ये चीज़ है, यदि कैसे एक को एक्टिवेट नहीं कर पाएगा तो वो क्या कर जाता है हमारा नेक्रोसिस करने का काम करता है। ये यदि इसने कैप्सिज एक्टिवेशन नहीं करा, इसमें ज़्यादा था यदि इसमें नो कैप्सिज एक्टिवेशन है, नो कैप्सिज एक्टिवेशन ये लिखना पड़ेगा आपको। यदि कैप्सिज एक्टिवेशन नहीं किया सीधे आप हाथ से नहीं पहुँच सकते रिएक्ट ऑक्सीजन स्पीशीज पे, तो ये क्या करता है रिलीज क्या करता है, फिर इफ जोड़ना पड़ेगा आपको, इफ नॉट कैप्सिज रिलीज एक्टिवेशन तो क्या करता है हमारा रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जो होती है एक तरीके से उसको बढ़ाने का काम करता है, जिसके कारण क्या होता है हमारा एक तरीके से डेवलप होता है हमारा नेक्रोसिस, क्योंकि इन्फ्लामेशन हो जाता है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज इन्फ्लामेटरी प्रोडक्ट हुए। नेक्रोसिस के बारे में बात से करेंगे मैकेनिज्म की, उसमें ये मैकेनिज्म चलती है एक तरीके से, उसमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, क्या होता है इन्फ्लामेशन हुआ और जो सेलुलर
मेमोरी का डैमेज हुआ एक तरीके से वो देखने को नहीं मिलता। इसमें देखने को मिलता है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, और उसके अलावा क्या कहते हैं प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो होते हैं उसका एक्टिवेशन देखने को मिलेगा, जिसके कारण क्या मिलेगा हमको सेलुलर लेवल पर क्या देखने को मिलेगा, नेक्रोसिस देखने को मिलेगा। ठीक, ये बैक्टीरिया जब स्टार्टिंग से वैसी वाली तो थी नहीं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जो था इतनी तो भाग से पाई नहीं थी इस तरीके से। तो ये चीज़ इसमें यहाँ पर जानने का पॉइंट है आपके लिए कि इसमें कैसे ये मैकेनिज्म जो हो रही है तरीके से काम कर रही है, नेक्रोसिस जो हो रहा है वो कैसे बिल्डअप हो रहा है। ये इस प्रकार हमारा सिस्टम काम करता है, फिर नेक्रो एपोप्टोसिस कहते हैं, नेक्रोसिस सेलुलर लेवल में नेक्रोसिस है। ये चीज़ ध्यान रखना किसमें देखने को मिलती है, एग्जाम्पल पूछ सकता है आपसे। ये पीछे देखे ना मेमेलियन बोन ग्रोथ पैल बोन ग्रोथ पैल ये बोन ग्रोथ में देखना पड़ता है हमको। फिजियोलॉजिकल भी होता है, फिजियोलॉजिकल होता है मेमेलियन ग्रोथ प्लेट, बोन की ग्रोथ होती है, बोन की ग्रोथ में देखना मिलता है हमको काफी स्टाइल जो होती है हटाई जाती है इसी के द्वारा। और उसके अलावा और क्या देखने को मिलता है,